हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि कश्यप एंड यू आर वाचिंग ट्रेन योर ब्रेन। तो जैसा कि मैं पता है, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसीज का अनाउंसमेंट कर दिया है और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो एक्सपेक्टेड डेट नवंबर में हो सकता है। तो आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी और आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी रिक्वायरमेंट को मैंने देखते हुए यहाँ पे एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें मैं 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा और आज हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है। वैसे तो पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस है, लेकिन आज मैं केवल 25 क्वेश्चंस को कराऊंगा क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरियत भी होगी। तो अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसके बाद का जो पार्ट 2 होगा उसको अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now the question number 1, if the total hardness of water is greater than its total alkalinity, the carbonate hardness will be equal to। इस क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपकी जो एल्कलिनिटी है वो आपकी टोटल हार्डनेस से कम है, मतलब टोटल हार्डनेस आपकी एल्कलिनिटी से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर मेरे पास एल्कलिनिटी है और इसके अलावा है टोटल हार्डनेस या फिर यहाँ पे दूसरी हार्डनेस होगी। अब इन दोनों पैरामीटर में जो भी लेस होता है, जो भी लेस होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, कार्बोनेट हार्डनेस। तो यहाँ पे एल्कलिनिटी हमारी लेस है, इसीलिए यहाँ पे कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी एल्कलिनिटी। अगर यहाँ पे टोटल हार्डनेस लेस होती, एल्कलिनिटी से अगर टोटल हार्डनेस कम होती तो यहाँ पे जो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस होगी वो टोटल हार्डनेस हो जाती। बट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्कलिनिटी कम है और टोटल हार्डनेस जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टोटल एल्कलिनिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट ए सॉइल कैन होल्ड बाई कैपिलरी एक्शन इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल कितना होल्ड कर सकती है कैपिलरी एक्शन से, तो वो उसे बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होती है जो कि सॉइल उसे होल्ड कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट नॉइस लेवल जनरेटेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू सोर्सेज विद सेम इंटेंसिटी ऑफ 90 dB रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, वैसे तो क्वेश्चन देखा जाए गेट लेवल का है, क्योंकि यहाँ पे एक जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, L = 20 log P/RMS/20। ठीक है, इस तरह का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज होता है, लेकिन हमें पता है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमें कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में इस तरह से इसे फ्रेम किया गया कि आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी दी हुई है वो है 90 dB, दोनों सेम इंटेंसिटी है 90 और 90। तो हमें पता होना चाहिए कि जब दो सेम इंटेंसिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है 93। अगर दो इंटेंसिटी हमारे पास होंगी उनमें बस आपको 3 ऐड कर देना है और कुछ नहीं। अगर सपोज यहाँ पे 80 होती, 80 + 80, तो इसका आंसर हो जाता है 83। वैसे अगर 40 होती तो 40 + 40 43 हो जाता। तो आगे के लिए इसको याद रख लो, अगर आपके पास दो इंटेंसिटी है तो उनका रिजल्टेंट निकाले तो वहाँ पे अगर दोनों सेम है तो उसमें बस 3 को ऐड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ देयर इज ए रेन बिटवीन 8 AM to 10:30 AM and the entire basin just starts contributing water at 8:30 AM to the outlet, then the time of concentration will be। इस क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी जो रेनफॉल है वो 8 AM पे स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि 8:30 AM पे जो हमारा कैचमेंट है, जो बेसिन है, वो कंट्रीब्यूट करता है वाटर को, ठीक है। वाटर का जो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है 8:30 AM पे और रेनफॉल कब तक होती है, 10:30 AM तक होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बताइए। तो देखिए, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, जब हमारी रेनफॉल स्टार्ट होती है, रेनफॉल सपोज यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसके बाद जब जो हमारा कैचमेंट है, जो भी बेसिन है, वो क्या वाटर को कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है, उस टाइम तक का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रेनफॉल स्टार्ट हो रही है 8 AM पे और कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है 8:30 पे, तो इसके बीच की जो टाइमिंग होगी उसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, प्लेन सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन, डिसइंफेक्शन। तो हमें पता है कि जो प्लेन सेडिमेंटेशन होता है वो सबसे पहले होता है। अब लेकिन इससे पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग, बट स्क्रीनिंग यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। अब इसके बाद क्या होगा, कोगुलेशन, कोगुलेशन के बाद क्या होगा, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा, डिसइंफेक्शन,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू प्रिवेंट द स्लगिंग ऑफ एन अर्दन डैम इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है स्लगिंग। वैसे स्लगिंग हमने सुना होगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, बट यहाँ पे डैम का केस है अर्दन डैम। तो यहाँ पे स्लगिंग का जो मतलब होता है वो होता है पाइपिंग। एग्जैक्ट पाइपिंग नहीं होता है बट ऑलमोस्ट पाइपिंग जैसा ही होता है। तो हमें पाइपिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या प्रोवाइड करना चाहिए, वो होता है रिप रैप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। रिप रैप क्या होता है कि स्टोन की पिचिंग होती है। सपोज हमारे पास इस तरह का एक डैम है, यहाँ पे डैम है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है इस तरफ, तो यहाँ के इसके नीचे से पाइपिंग होती है इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टोन्स को प्लेस कर देते हैं, स्टोन्स को प्लेस करते हैं ताकि पाइपिंग रुक जाए, तो उसी को बोलते हैं रिप रैप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलम एक्ट्स एज। तो हमें पता है कि एलम जो होती है एक कोगुलेंट की तरह एक्ट करती है। जब हम कोगुलेशन करते हैं सेडिमेंटेशन से पहले, तो उसमें एलम को ऐड किया जाता है ताकि कोगुलेशन की तरह उसके बाद में फ्लॉक्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्लगिंग फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड इन। अब देखिए अभी स्लगिंग क्या डैम वाले में देखा था, लेकिन अब स्लगिंग जो है हमारा इन्वायरमेंटल में आ गया है। तो यहाँ पे स्लगिंग जो फिनोमिना होता है वो ट्रिकलिंग फिल्टर में होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर में जो वाटर का फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पे इसका यूज होता है। अब देखिए इस तरह से सपोज हमारे पास ट्रिकलिंग फिल्टर है, ठीक है, यहाँ से हमारा स्लज आया, जब स्लज आएगा तो सबसे पहले ऊपर जो पहली लेयर होगी वहाँ पे इस तरह से जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसको कंज्यूम करेंगे और क्या बनाएंगे, बायोमास। यहाँ से क्या बनेगा, बायोमास बनेगा। तो इस तरह से पहले एक वेव आई स्लज की, उसके बाद दूसरी वेव आएगी, ठीक है। अगर अलग बार बार आएंगी तो यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसे बोलते हैं स्लगिंग। वो उस जो लेयर होती है उसी लेयर को हम बोलते हैं स्लगिंग। इस ऑपरेशन को पूरा बोलते हैं स्लगिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई एक्सिस ऑफ हाइड्रोग्राफ इंडिकेट्स। एक हाइड्रोग्राफ की वाई एक्सिस हमें क्या इंडिकेट करती है, वो करती है डिस्चार्ज को, और नीचे वाली क्या करती है, टाइम को, आवर्स में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ड्रिप इरिगेशन इज यूज्ड इन एरियाज। ड्रिप इरिगेशन कौन से एरिया में यूज होती है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। ड्रिप इरिगेशन एक सब सरफेस इरिगेशन में आता है, सब सरफेस इरिगेशन में, ठीक है। अब सब सरफेस इरिगेशन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारा हिली एरिया होता है। हिली एरिया में क्योंकि जो वाटर रिटेंशन होती है, कैपेसिटी वो कम होती है, क्योंकि इस तरह से स्लोपिंग एरिया होता है। इस तरह से यहाँ पे अगर वो इरिगेशन करेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो सारा वाटर फ्लो करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब सरफेस इरिगेशन करते हैं। इस तरह से पाइप को डाला जाता है और पाइप में छोटे छोटे वाइड्स होते हैं जहाँ से वाटर निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्दन डैम द फ्रियाटिक लाइन इज। अर्दन डैम में जो फ्रियाटिक लाइन होती है वो एक एलिप्टिकल, अर्दन डैम में जो फ्रियाटिक लाइन होती है वो एलिप्टिकल शेप की होती है। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज इन इंडियन सिटीज में बी टेकन एज। देखिए डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो हमारी जो डिमांड होती है वो होती है 135 से लेकर 225 तक, ठीक है, लीटर्स पर कैपिटा पर डे। और अगर मुझे फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए मिनिमम चाहिए तो वो होती है 200, और अगर फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं है तो उसके लिए होती है 135। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। क्योंकि यहाँ पे वैसे इसने बोला नहीं है आपको फुल फ्लशिंग सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है 135 से, इसलिए आंसर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्राइमरली टू प्रोटेक्ट रिवर बैंकेज। ऐसा कौन सा रिवर ट्रेनिंग वर्क है जो कि रिवर के बैंक को प्रोटेक्ट करता है, रिवर के जो किनारा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये होता है हमारा ग्रोइनीज। ग्रोइनीज जो होती हैं वो रिवर के जो बैंक होती है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, जो साइड्स होती हैं उनको। क्योंकि अब देखिए ग्रोइनी कुछ इस तरह की होती हैं, इस तरह ग्रोइनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, स्काउरिंग और सिल्टिंग को प्रिवेंट करती हैं। तो हमारे जो बैंक्स होती हैं, किनारे होते हैं, उनको बचाती हैं। अब इसके बाद आता है जी मार्जिनल एम्बैंकमेंट। मार्जिनल एम्बैंकमेंट क्या करते हैं, ये आपके जो ऊपर से फ्लडिंग होती है, जो सपोज ये क्रॉस सेक्शन हमारा रिवर का इस तरह से यहाँ पे ये वाटर फिल है, तो यहाँ पे जो टॉप से जितना भी ये फ्लडिंग होगी उसको बचाता है मार्जिनल एम्बैंकमेंट। पिचिंग क्या होता है, पिचिंग हमारे स्टोन्स को प्लेस करते हैं साइड्स में, ये सपोज ये रिवर है, साइड्स में स्टोन को रख देते हैं, उसे पिचिंग बोलते हैं। और बैंडलिंग क्या होता है, बैंडलिंग जो होता है अभी मैंने बोला था कि आपके टॉप से फ्लडिंग को बचाता है, इसके अलावा साइड से भी फ्लडिंग को बचाता है, वो कहते हैं बैंडलिंग। लेकिन इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि बैंक को कौन बचाता है, वो होता है ग्रोइनीज। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड स्टोरेज ऑफ ए रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड टू। जो डेड स्टोरेज होती है रिजर्वायर में वो किस लिए दी जाती है। देखिए डेड स्टोरेज होता है मिनिमम पूल लेवल का स्टोरेज होता है, मिनिमम पूल लेवल का, मिनिमम
पूल लेवल का स्टोरेज होता है। ये किस लिए होता है? पहला मीट इमरजेंसी नीड, इमरजेंसी में अगर वाटर रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल करता है, फ्लड को रोकता है, और तीसरा एकोमोडेट सिल्ट एंट्री, मतलब जो भी सिल्ट आती है उसको जो बॉटम पे स्टे करवाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, इसलिए आंसर डी वुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच द रेन वाटर एंटर्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें रेन वाटर आपका एंटर करता है सरफेस से अर्थ में? तो वो उसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं जब भी कोई वाटर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है उसे इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, यहाँ पे रेन वाटर आया, ये पहला मीडियम है, और जब अर्थ के अंदर एंटर करेगा इस तरह से, ये है दूसरा मीडियम। तो वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जब भी कोई वाटर एंटर करता है उसे बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद आता है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन क्या होता है? विद इन द मीडियम, किसी सिंगल मीडियम के अंदर जब वाटर फ्लो करता है उसे बोलते हैं पर्कुलेशन। सीपेज क्या होता है? सीपेज इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं सीपेज, मतलब वाटर का सीपेज हो रहा है वन मीडियम से सेकेंड मीडियम, उसे बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। जब वाटर का सीपेज हो रहा है विद इन मीडियम उसे बोलेंगे पर्कुलेशन। तो सीपेज इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सपोज हमारे पास सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये कुछ वाटर को स्टोर कर लेते हैं, कुछ वाटर को स्टोर करेंगे, और जितने भी वाटर को स्टोर करेंगे उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन इन कंक्रीट सीवर इज कॉज्ड बाई। कंक्रीट सीवर में जो कोरोजन होता है किसकी वजह से होता है? वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि सल्फेट अटैक को बचाने के लिए कंक्रीट में कौन से इंग्रेडिएंट यूज करने चाहिए, या फिर वाटर का पीएच कितना रखें ताकि जो सल्फर अटैक है वो ना कर पाए। ऐसा हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोफ टैंक्स आर यूज्ड फॉर रिमूविंग। इमोफ टैंक हम क्यों यूज करते हैं? इमोफ टैंक यूज करते हैं ऑर्गेनिक्स को रिमूव करने के लिए। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोहाइट सर, आइसोहाइट क्या होते हैं? देखिए आइसोहाइट होते हैं हमारे लाइन ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन, लाइन ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अब ऑप्शन ए देखेंगे कि इक्वल एलिवेशन, इक्वल एलिवेशन बोलते हैं कंटूर लाइन, और इसके अलावा इक्वल टेम्परेचर लाइन को बोलते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म। इसके अलावा लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर, इसे बोलते हैं आइसोबार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बीओडी इज टेकन फॉर। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, आपने कई सारे न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे, उसमें पूछता है कि स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ 5 डेज, इस तरह से पूछता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो बीओडी होती है वो 5 डेज ली जाती है। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर इज। इंडिया में मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है आयरन की ड्रिंकिंग वाटर के लिए? तो पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, 0.3 ग्राम पर लीटर, 3 मिलीग्राम पर लीटर, 3 ग्राम पर लीटर। पहले देखिए जितने भी ये ग्राम पर लीटर वाले ऑप्शन हैं ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जो आयरन की लिमिट होगी वो ग्राम में ना होकर मिलीग्राम में होगी। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, ग्राम पर लीटर वाले दोनों एलिमिनेट हो गए। इसके बाद बचेंगे 0.3 और 3 मिलीग्राम पर लीटर वाले। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी लिमिट होती है वो होती है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी इज मेजर ऑफ। बीओडी का मेजर होता है क्या होता है ये पूछ रहा है। तो बीओडी की पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोकेमिकल क्या, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बीओडी क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन सेपरेटर्स आर यूज्ड फॉर। देखिए साइक्लोन सेपरेटर्स हम यूज करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स को हटाने के लिए। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स को निकालने के लिए हम यूज करते हैं साइक्लोन सेपरेटर्स। ये क्या होता है? कुछ इस तरह के होते हैं, यहाँ से एयर आती है, अंदर क्या होता है? ज़बरदस्त एक फोर्स लगता है, इनर्शियल फोर्स लगता है। तो जितने पार्टिकल्स होते हैं वो एक साइड में आ जाते हैं और यहाँ से नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ निकल जाती है, जो फ्रेश एयर होती है वो ऊपर निकल जाती है। तो यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर्स यूज होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स इज द डेप्थ ऑफ वाटर एट एनी सेक्शन देन द मीन वेलोसिटी इज। अगर एक्स जो हमारी वाटर की डेप्थ है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो उसकी मीन वेलोसिटी कितनी होगी? तो उसकी मीन वेलोसिटी होगी ऑप्शन डी 0.6x। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा ओसीएफ से पूछा गया है चैप्टर नंबर 1 से। तो यहाँ पे एक्स जो वाटर की डेप्थ दी हुई है, ये हमारे पास वाटर है इस तरह से, यहाँ पे ये डेप्थ दी हुई है एक्स, तो इसकी जो मीन डेप्थ होगी 0.6x होगी। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
प्री मैच्योर एजिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू, देखिए जो प्री मैच्योर एजिंग होती है वो होगी ओजोन की वजह से। ओजोन क्या करता है, यहाँ पे ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। ब्लीचिंग इफेक्ट, देखिए ब्लीचिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें जो प्लांट्स में जो भी लीव्स होती हैं, लीफ होती है मतलब जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की होती हैं। किसकी वजह से होती हैं, क्लोरोफिल की वजह से होती हैं। तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल को ग्रीन से कन्वर्ट कर देता है येलो में, ठीक है, येलो में, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, ग्रीन को येलो में कन्वर्ट कर देता है, जिसे बोलते हैं एजिंग ऑफ प्लांट्स। तो किसकी वजह से होता है, ओजोन की वजह से। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप इज इन द फील्ड इज नोन एज। तो जितनी टोटल डेप्थ होती है वाटर की क्रॉप पीरियड के टाइम पे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेल्टा। देखिए डेल्टा क्या होता है कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर होती है थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। जितनी भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उसमें जितनी भी डेप्थ निकल के आएगी उसे बोलते हैं डेल्टा। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं और सेंटीमीटर में इसको मतलब जो सेंटीमीटर में मेनली इसको मेजर करते हैं। इसके अलावा बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड होता है कि जब हम क्रॉप में जो फर्स्ट वाटरिंग होती है, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग, मतलब पहला पानी जब हम लगाते हैं पहले पानी से लेकर लास्ट पानी तक का जितना भी टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं बेस पीरियड। ड्यूटी क्या होती है, देखिए ड्यूटी होती है 1 क्यूमेक मतलब क्यूबिक पर मीटर सेकेंड। अगर 1 क्यूबिक डिस्चार्ज को मैं थ्रू आउट बेस पीरियड, एक बेस पीरियड के लिए इसको छोड़ दूं पानी को, तो जितने हेक्टेयर एरिया को ये इरिगेट करेगा उसे बोलते हैं ड्यूटी। और क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड होता है कि जिस टाइम हम सेविंग करते हैं, जिस टाइम हम अपनी क्रॉप्स की सेविंग करते हैं वहाँ से लेके हार्वेस्टिंग तक के टाइम को हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड। ठीक है, तो सारी डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। टोटल 25 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और एक्सप्लेनेशन भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे का जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इसके अलावा मैंने और भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आप SSC JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने BMC के BMC के लेक्चर्स अपलोड किए। टोटल लेक्चर्स में क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में अपलोड करता हूं और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी कई सारे वीडियोज़ को अपलोड किया, तो एक बार मेरे चैनल को विजिट जरूर करना और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।